नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अनुकूलन की योग्यता। अब ये अनुकूलन की योग्यता क्या है, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। अनुकूलन की योग्यता कहने का मतलब है कि आप कहीं अगर जाते हो ना, तो वातावरण में ना एक प्रकार से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अपने आप को वहाँ पर क्या है, अनुकूल करना पड़ता है। ये अनुकूलन कहलाता है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और तैयारी करने के साथ जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद जब आप लोग का काउंसलिंग में आप लोग का जब मार्क्स आएगा ना, मतलब काउंसलिंग में जब आप लोग का अलॉटमेंट जो कॉलेज मिलेगा वो आएगा ना। मान लो अगर आप लोग बिलासपुर से अपना तैयारी कर रहे हो और आपका जब अलॉटमेंट सीट आया उसमें आप लोग को पता चला कि आप लोग का जो कॉलेज है ना वो रायपुर में मिला है, बिलासपुर ना मिल करके। तो आप लोग क्या करोगे, ना चाहते हुए भी आप लोग बिलासपुर से कहाँ जाओगे, रायपुर जाओगे और वहाँ पर जो कोर्स है उसको करोगे। तो उसको करोगे तो वहाँ पर रायपुर में जाने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ के वातावरण में एडजस्ट करोगे ना जी। वहाँ के जब कॉलेज में जाओगे तब अपने आप के वहाँ पर वातावरण किस प्रकार से होगा, अपने आप को एडजस्ट करोगे। चाहे वो रहने को लेकर हो गया, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो गया, चाहे वो उसका माहौल जैसा भी होगा, वहाँ पर आप क्या करोगे, अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करोगे ना, मतलब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे ना। तो यही कहलाता है आप लोग की अनुकूलन की योग्यता कहलाता है, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू ना जो बच्चों के लिए किया गया है, मतलब ये जो अनुकूलन की योग्यता है ना वो बच्चों के लिए कहा गया है इस यूनिट में। मतलब ये है कि बच्चे किस प्रकार से विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में अपने आप को अनुकूलित करते हैं। क्योंकि जैसे ही अपने जो परिवार के वातावरण से जैसे बालक बाहर जाता है ना, तो उनको एक प्रकार से अनकंफर्ट लगता है। तो उनको किस प्रकार से वहाँ अनुकूलन वो स्थापित करता है, अपने आप को वो एडजस्ट करता है, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, अनुकूलन की योग्यता कहलाता है। और एक शिक्षक होने के नाते वो किस प्रकार से वहाँ बच्चों को अनुकूलित करता है, वहाँ एडजस्ट करता है ना, इन सारा चीज़ को इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इन तमाम विषयों को ना हम लोग ना टोटल कितना 30 प्रश्नों को करेंगे इसमें, ठीक है। ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बढ़िया तरीके से बन पाए, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो 30 प्रश्न रहेगा ना, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन इसमें ऐसा रहेगा जो कूट में पूछा गया है। और अभी का जो करंट सिनारियो जो चल रहा है ना, मतलब कूट में पूछने वाला जो प्रश्न है ना, तो उसी प्रकार की प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों को समझना है और क्वेश्चन को किस पैटर्न से सॉल्व किया जा सकता है, मैं तमाम को ना बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा और आपको समझते हुए चलना है जितने भी टॉपिक रहेंगे उसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला ना ये क्लास हम लोग ले लेंगे आज का जो 30 प्रश्न है उसको। और क्लास लेने के 1 घंटे बाद ना मैं आप लोगों का इसका जो संपूर्ण पीडीएफ रहेगा ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। और अगर आप लोगों को सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपने ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक को डाल दूंगा। तो वहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ जा करके इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो को देखने के बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। जितना ज़्यादा अभी 1 महीने के दौरान आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाएगा, ठीक है। और बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये जो आप लोग का सब्जेक्ट सीडीपी है, मतलब शिक्षण अभिरुचि जो है ना, उसको आप लोगों को केवल समझने हैं, रटना नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन सेम प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है। अगर समझे रहोगे तो कैसा भी प्रश्न रहे आराम से आप लोग बना पाओगे। ये समझ में आया सबसे पहले आप लोग। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं ना, हम लोग फटाक से इसका जो थ्योरी है ना उसको पढ़ते हैं। और उसके बाद ना 30 प्रश्न जो हमारा रहेगा ना उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम से आप लोग इस क्लास को देख पाओ और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाओ। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सबसे पहला सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग इसके थ्योरी जो है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ध्यान से इसका थ्योरी को पढ़ते हैं। बालक जिस वातावरण में रहता है वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसकी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति इस वातावरण के द्वारा ही होता है। यह अलग बात है कि वातावरण का प्रभाव प्रत्येक बच्चे पर अलग अलग पड़ता है। किसी पर कम तो किसी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और कभी इसकी आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है तो कभी कभी बाधाएं उत्पन्न होती है। बच्चे आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर
पर खुश होते हैं तो बाधाएं आने पर दुखी व तनावग्रस्त हो जाते हैं। और अनुकूलन इन परिस्थितियों में तालमेल करना ही होता है, अर्थात वातावरण को अनुकूल बनाना ही अनुकूलन है। बालक एक ऐसा प्राणी है जो विकास की अवस्था में है। इसकी कुछ कामनाएं और आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं एवं कामनाएं उसे क्रियाशील बनाती है। इस कारण ही वह व्यवहार करता है और अपने लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे अपने लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण उसके अनुकूल हो या बाधा हो, उन वातावरण से तालमेल बनाना ही अनुकूलन कहलाता है। तो ये आप लोगों को अनुकूलन क्या होता है समझ में आया ना। जैसा मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था ना, सेम वही कहा गया है इस थ्योरी में। ठीक है, चलिए अनुकूलन की कुछ समस्या जो दिया गया है ना उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला दिया गया है चिंता। भय और आशंका ही सामान्यतः अनुभूति ही चिंता है। तो चिंता क्या है समझ में आया ना। दूसरा को देखो अंतर्द्वंद। इसमें विरोधी और समान शक्ति वाले प्रेरणा एक ही समय में क्रियाशील होते हैं। अंतर्द्वंद मतलब अपने आप से ही द्वंद्व करना, लड़ाई करना खुद से जो होता है ना, समस्या समाधान और उसका जो शक्ति होता है ना, तो खुद से ये क्रियाशील होते हैं। ये कहा गया है अंतर्द्वंद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, इसमें जितना भी आप लोग का थ्योरी है ना, इन सारी चीज़ को ध्यान से पढ़ो ताकि हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे ना तब आप लोगों ना इसी से पूछा जाएगा प्रश्न। तो इसीलिए आप लोग ना ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड को पढ़िए। कुंठा एवं कुंठा के कारण। पहला दिया गया है लक्ष्य प्राप्ति में आशंका या पूर्ण बाधाएं। दूसरा पुरस्कार समाप्त करना या कम होना। तीसरा लक्ष्य प्राप्ति में विलंब। चौथा सफलता की आशंका होने पर भी असफलता या दंड का मिलना। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या है ध्यान से पढ़ो। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा अनुकूलन में पियाजे का मत से विगत वर्षों में आए गए प्रश्न, मतलब किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया ना, तो इसे भी दिया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों का जो प्रश्न है ना वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट ना पियाजे के अनुसार पढ़ते हैं किस प्रकार के इसका जो प्रश्न दिया है और इसका आंसर पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के अनुसार बालक की बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन सी ये 4 अवस्था होती है? तो सबसे पहला जो मैंने पढ़ा है ना उसे आप लोगों को 4 अवस्था आप लोगों को बता देता हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, और चाहो ना तो पेन और कॉपी लेकर उसको नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पियाजे के अनुसार बालकों की ना बौद्धिक 4 अवस्था जो विशिष्ट अवस्था है ना, इसमें जो सबसे पहला जो अवस्था है ना वो आपका होगा संवेदी पेशी अवस्था। क्या? तो संवेदी पेशी अवस्था, ये बात आप लोग को पहला याद रखना है। इसका जो एज है वो 0 से 2 वर्ष तक की है, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की है। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा दूसरा। इसका जो एज है वो आप लोग का 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो आप लोग का क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होगा। और चौथा जो होगा वो आप लोगों का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है, या 11 वर्ष से 18 वर्ष ये मान सकते हो, या 11 वर्ष से अधिक जो होगा ना वो आप लोग का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो होगा ना वो आप लोग का संवेदी पेशी अवस्था होगा जन्म से 2 वर्ष तक की। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, तीसरा 7 से 11 वर्ष तक की। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, 11 वर्ष से अधिक होगा। तो पियाजे के अनुसार बालकों की बौद्धिक विकास की 4 जो विशिष्ट अवस्था है ना वो यही 4 अवस्था, और इन चारों अवस्था और इसके एज को आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको चलिए दूसरा को अब फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जो दूसरा होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। मैंने अभी आप लोग को बताया ना जिसका एज होता है वो क्या होता है, तो 2 वर्ष से जो 11 वर्ष तक की होता है वो आप लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। बताया ना अभी जस्ट आप लोगों को, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तीसरा को पढ़ो। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वह है सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास। चलिए चौथा को भी ध्यान से पढ़िए। छात्रों के अनुकूल चरित्र का निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके
के स्वयं के अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा व्यवहार शिक्षक का होगा, जिस प्रकार से एक शिक्षक पढ़ाएगा ना, उसी प्रकार से जो एक स्टूडेंट है, एक जो बच्चा है, उसका चरित्र का निर्माण होगा। ये बात भी आप लोगों को समझने हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए 5वां को ध्यान से पढ़िए। ज्ञान, समझ और मूल्य संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। ज्ञान, समझ और मूल्य किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए 6वां को पढ़िए। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य तर्क, समझ और कल्पना से है। तो बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो तर्क, समझ और कल्पना से है। 7वां को पढ़िए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक रचनाएं की स्कीमा अवधारणाएं कहा जाता है। मतलब विशिष्ट जो मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं ना, उसे क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहते हैं या अवधारणाएं कहते हैं। ये बात आप लोग को याद रखना है। 8वां को पढ़िए। किसी छिपी हुई वस्तुएं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। 9वां को पढ़िए। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें जितना लाइन है ना, आप लोगों को बारीकी से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए 10वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के विकास व बुद्धि के अध्ययन के लिए विकासात्मक विधि उपयुक्त होते हैं। तो विकासात्मक विधि किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। ये 11वां को पढ़िए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन जीन पियाजे और A.L. वाइगोस्की ने किया। तो बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहला अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहला जीन पियाजे ने अध्ययन किया और वाइगोस्की ने किया। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिक को आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। 12वां को पढ़िए। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो हमारा मनोवैज्ञानिक है ना, आप लोगों के CDP में ना, तो वो किसके लिए जाना जाता है? पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। ये बात आप लोगों को पेन कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए 13वां को पढ़िए। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो सामाजिक जो अंतर संबंध है ना, वो बाल विकास का एक परिणाम है। ये बात आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इतना सा आप लोगों का जो थ्योरी है ना, उतना सा आप लोगों को याद रखना है। और ख़ास तौर से पियाजे ने जो जो थ्योरी दिया है ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ख़ास तौर से पियाजे का जो सिद्धांत है ना, पियाजे का जो 4 अवस्थाएं हैं, उसको ख़ास तौर से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे ही की बोल के, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कई एग्ज़ाम में मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को इस 1 महीने में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। और अभी के आप लोगों ने जो कंपटीशन है उसको देख रहे होंगे ना कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर आ रहा है और आप लोग का बहुत ज़्यादा कूट में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को एक तो रटना नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम लोग ना इसका जो ना MCQ सीरीज़ है, मतलब जो सही विकल्प है ना, उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किए जाने वाले क्रम मैस्लो के पदानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। सबसे पहले मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर। सबसे पहला ये जो थ्योरी दिया है ना, उसे आप लोगों को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जितने भी इसमें थ्योरी में दिया है ना, 1 2 3 4 5 करके ना, उसे आप लोग की आवश्यकता अनुसार, उसको क्रम अनुसार आप लोगों को जमाना है। सबसे पहला को पढ़ो, क्या बोला है? सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज। दूसरा, एक स्थिति, नौकरी और सुरक्षित महसूस करना। तीसरा, सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना। चौथा, जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। पांचवा, घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए। अब आप लोग सबसे पहला ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो थ्योरी में इस प्रकार के प्रश्न पढ़े ही नहीं हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग का ये जो प्रश्न है ना, वो आप लोग का मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। आप लोग को किस प्रकार से आप लोग सही आंसर ले सकते हो या गलत ले सकते हो, इसको दर्शाते हैं। आपकी जो ना समझ है उसको, इसमें किसी भी प्रकार की थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ इसमें कहा गया है कि मूल आवश्यकता से लेकर उच्च स्तर तक की आप लोगों को ये क्रम है उसमें जमाना है। मतलब सबसे पहला आप लोग का छोटी से छोटी आप लोगों की आवश्यकता दिया है, उसको सबसे पहले रखना है। उसके बाद धीरे से मिडिल स्तर, मध्य स्तर और सबसे हायर जो स्तर है उसे आप लोग को सीक्वेंस वाइज जमाना है। तो इसमें किसी भी प्रकार की थ्योरी को आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा इसको देखो और सबसे पहले अपने आप को वहाँ रखो और बताओ कि सबसे पहले आप लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके बाद की ज़रूरत
ज़रूरत क्या है और लास्ट में क्या ज़रूरत है। तो ऐसे आप लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाओ खुद से सबसे पहले आप, उसके बाद इसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। तो चलिए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 2 5 3 1 जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना हम लोग का सबसे निम्न आवश्यकता है ना उसको लेकर की सबसे उच्च आवश्यकता की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आप लोग देखिएगा ना तो आपको सबसे पहला ये वाला पहला आ जाएगा। कैसे? तो जीवन का अस्तित्व हेतु मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। आप लोगों का जीवन जीने के लिए सबसे पहला मूल आवश्यकता आप लोग का क्या है? सबसे पहला खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। आप लोग का सबसे पहले मूल आवश्यकता हो गया ना, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके अलावा कौन सा आएगा? दूसरा, ये आप लोग का दूसरा में आ जाएगा। कैसे? तो एक स्थायी नौकरी और सुरक्षित महसूस करना। जब ये आप लोग का मूल आवश्यकता मिल गया, उसके अलावा आप अपना जॉब को देखोगे ना जी हाँ कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँ, तो ये आप लोग का दूसरा आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा में ये आप लोग को जो पांचवा दिया है ना वो आप लोगों का तीसरा में आ जाएगा। घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना। तो अपने आसपास से घनिष्ठ संबंध बनाओगे ना जी, जब आप लोगों के पास जो मूल आवश्यकता हो गया वो हो गया, नौकरी आप लोग को मिल गया, उसके बाद तो संबंध ना बनाओगी जी, आसपास के एरिया में जैसा भी होगा आप लोग का घनिष्ठ संबंध वो हो जाएगा। चौथा में जो आएगा वो आप लोग का, इसमें जो तीसरा दिया है वो आप लोग का चौथा सीक्वेंस में आ जाएगा। सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना। तो सबसे पहला आप लोग का क्या होगा? आप लोग तीसरा में जब आप घनिष्ठ संबंध बना लिए उसके बाद सम्मान महसूस ना करोगे जी अपने आप को और पहचान बनाने की ना कोशिश करोगे जी हैं, तो ये आप लोग का चौथा आ जाएगा। और पांचवा में आप लोग का ये जो पहला दिया है वो आप लोग का लास्ट में पांचवा आ जाएगा। सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज करना। मतलब जब आप लोग का नौकरी लग जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, आप संबंध बना लोगे, खुद को सम्मानित महसूस कर लोगे, उसके अलावा सुखी जीवन की ओर ना आगे बढ़ोगे जी और व्यक्तिगत विकास की खोज ना करोगे जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आप लोग का जो एग्जाम है ना उसमें आ रहा है, तो आप लोगों की समझ पे आधारित क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोग की समझ के ऊपर है कि आप लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड्स प्रदान करना, ऑप्शन बी इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना, ऑप्शन सी विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, या ऑप्शन डी मानकीकृत मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी निष्पादन की तुलना करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। कैसे? तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। मान लो अगर आप लोग एक शिक्षक के रूप में किसी क्लास में बच्चों का एक आप लोग आकलन लेते हो, मतलब किसी प्रकार का टेस्ट लेते हो, तो टेस्ट लेने के बाद आप लोगों को क्या पता चलता है टेस्ट लोगे तो आप लोग को पता चलेगा ना जी विद्यार्थी के अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग सीखना होता है, कि बच्चों की सीखने पर किस प्रकार से उसका समझ बन रहा है, ये आप लोग समझ में आएगा ना। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक होता है, ठीक है। तो जब आप लोग आकलन लोगे एक शिक्षक के रूप में तब आप लोग को पता चलेगा ना कि जो बच्चा है वो किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से नहीं सीख रहा है, क्या उनकी गलती है, क्या उनकी कमी है, ये सारा चीज़ आप लोग सीखोगे ना। और मूल्यांकन करोगे अर्थात आप लोग आकलन करोगे तो आप लोग को फीडबैक ही ना मिलेगा, पता ही ना चलेगा आप लोग का उसका। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को भी करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी अस्पष्टता, ऑप्शन सी वैधता, या ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अस्पष्टता जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है बोला है, निगेटिव पूछा गया है जी। अगर प्रश्न निगेटिव पूछा गया तो आप लोग को आंसर भी तो निगेटिव लेना है ना। अस्पष्टता मतलब क्या होता है? निगेटिव ही ना होता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता ये पॉजिटिव होता है, वैधता भी पॉजिटिव होता है, वस्तुनिष्ठता भी पॉजिटिव
पॉजिटिव होता है, लेकिन अस्पष्टता देखोगे तो नेगेटिव पूछा गया है और प्रश्न में भी यही पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, आकलन मानचित्र पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपागम है और इसका आकलन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्र जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संकल्पना मानचित्र को केवल विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, संकल्पना मानचित्र को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? दोबारा पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, लेकिन आप लोगों से ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 4 को ध्यान से थोड़ा सा दोबारा पढ़ो। निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम को आकलन के प्रयोग करने के संबंध में सत्य है बोला है? और जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर बी केवल सत्य है। बाकी को देखोगे ना तो ये देखो प्रयोग में नहीं बोल रहा, मतलब निगेटिव टाइप से बोला गया है। उसके अलावा अगर सी को देखोगे ना तो उसमें केवल वाली जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। केवल जो शब्द होता है ना वो निगेटिव की ओर इंगित करता है, सीमित करता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में भी देखो केवल सामाजिक विज्ञान बोला गया है। तो ये भी जो ऑप्शन डी है ना वो भी आप लोग को केवल मतलब सीमित करने वाला निगेटिव प्रश्न हो जाता है। और मैंने आप लोग को हमेशा बोला है कि अगर आप लोग सीडीपी का प्रश्न सॉल्व कर लो, मतलब शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोग को क्या लेना है? पॉजिटिव आंसर ही लेना है बोला है। इसमें बोला गया है कि आकलन के प्रयोग के संबंध में सत्य है बोला है, मतलब पॉजिटिव पूछा है ना जी। तो पॉजिटिव ऑप्शन नंबर बी ही ना केवल हो रहा है, बाकी को देखोगे तो किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी में आप लोगों को इसी प्रकार से ही पढ़ते हुए जाना है, तभी आप लोग का जो आंसर है वो सही हो पाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? मतलब आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट 4 दिया है ना उसको पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा इसमें सही है, आप लोगों को ये बताना है। मतलब रचनात्मक आकलन कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, पाठ में दी गई नवीन शब्दावली की व्याख्या करना। दूसरा को पढ़ो, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। तीसरा को पढ़ो, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनाने को कहना। चौथा को देखो, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 या ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी केवल 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 5 क्या बोला है? इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? और अगर मैं आप लोगों को रचनात्मक आकलन का मतलब थोड़ा सा समझाऊँ ना, तो रचनात्मक आकलन का मतलब होता है एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से मूल्यांकन करते हो, मतलब उनका टेस्ट लेते हो, चाहे वो कक्षा के अंदर लिखित रूप में हो, चाहे वो कक्षा के बाहर जो मैदान है वहाँ खेल के माध्यम से बच्चों का आप अवलोकन करते हो, मतलब आकलन करते हो, देखते हो उसको ऑब्जर्वेशन कर करके और अवलोकन करके उसमें जो दर्ज संख्या वगैरह है ना, मतलब जो क्रियाकलाप है ना उसे आप लोग देख करके अवलोकन करते हो। तो ये आप लोग का क्या कहलाता है? रचनात्मक आकलन कहलाता है। ये समझ में आया? उसके अलावा देखो प्रश्न 5 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी केवल 4 करेक्ट कैसे होगा? तो 4 को सबसे पहला देखो, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। तो अवलोकन का जो मतलब होता है बच्चों से किसी प्रकार का जो क्रियाकलाप है खेल के माध्यम से ना तो वो करा रहे हो और दूर से आप लोग देख करके एक शिक्षक के रूप में देख रहे हो और उसके जो अवलोकन है मतलब किस प्रकार से वो एक्टिव है नहीं है, इसे आप अपने जो डायरी है उसमें दर्ज कर रहे हो, मतलब नोट कर रहे हो। तो ये क्या कहलाता है? तो रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। किसी पाठ को भूलने का सही कारण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मानसिक आघात, ऑप्शन बी संवेगात्मक संतुलन, ऑप्शन सी विषय का स्वरूप या ऑप्शन डी दमन का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक संतुलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किसी पाठ को भूलने का सही कारणों में शामिल नहीं है बोला है। तो जो किसी पाठ को भूलने का सही कारण में जो शामिल नहीं है ना वो आप लोग का संवेगात्मक संतुलन है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सबको देखो, ऑप्शन ए को मानसिक आघात, तो ये भूलने का कारण हो सकता है। विषय का स्वरूप भी भूलने का कारण हो सकता है कठिन हो तो भूल ही ना जाएगा बच्चा। दमन का सिद्धांत भी तो भूलने का कारण हो सकता है, लेकिन संवेगात्मक संतुलन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ में आप संतुलन स्थापित करोगे तो थोड़ी ना भूलने का सिद्धांत होगा, किसी चीज़ को आप भूल पाओगे जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, और फिर से आप लोग का एक कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है ना वो आ गया। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को देखकर आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अभी सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला है। और अगर भूल करके आप लोग सोचोगे ना कि मैं चलो छोड़ करके जाता हूँ, तो एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा, तब आप लोग कैसे करोगे? सॉल्व तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में लिखित सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो दर्शन दिया है और ये जो दर्शन शास्त्री जो दिया है ना आपस में आप लोगों को मिलाना है। सबसे पहला आदर्शवाद, दूसरा प्रयोजनावाद, तीसरा प्रकृतिवाद, चौथा यथार्थवाद। उसके अलावा पहला जॉन डीवी, दूसरा रूसो, तीसरा जॉन लॉक और चौथा प्लेटो। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो दर्शन दिया है ना और ये जो दर्शन शास्त्री दिया है ना, तो इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका ऐसे हो सकता है। तो इन चारों में से ना आप लोग अगर किसी एक को भी अगर कि जानोगे ना तो आराम से आप लोग का आंसर बन सकता है। कैसे? तो मैं एक को पता है कि ये जो आदर्शवाद है ना, तो आदर्शवाद जो दिया है वो प्लेटो ने दिया है, ये मुझे सबसे पहला पता है। तो अगर मैं ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, तो ए का क्या होगा, तो ए का आप लोग का जो चौथा है वो हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में ढूंढो? तो ए का जो चौथा है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में केवल दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को केवल एक ही भी पता होगा ना तो आराम से इसका आंसर आप लोगों को बन जाएगा। मान लो आप लोगों को आदर्शवाद को नहीं पता, मुझे पता है कि चलो ये जो प्रकृतिवाद है ना, तो प्रकृतिवाद को किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है, ये मुझे याद है। तो मैं क्या करूँगा, तीसरा का क्या देखूंगा, दूसरा। तो तीसरा का दूसरा कौन से आ रहा है, तो तीसरा का दूसरा सी आ जा रहा है। बाकी और देखो, ये जो तीसरा का दूसरा एक और आ रहा है। तो ऐसे आप लोग दो ऑप्शन को ऐसे कट कर पाओगे, ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो अगर आप लोग को एक पता चल जा रहा है, जैसे कि आदर्शवाद मुझे पता चल गया ना, तो मैं एक को देख रहा हूँ कि आदर्शवाद का कौन है, तो प्लेटो है। तो प्लेटो को मैंने देखा और एक का चौथा है, तो एक का चौथा केवल ऑप्शन नंबर डी है। तो बिना किसी प्रकार से देखे मैं केवल ऑप्शन नंबर डी को ऐसे टिक मार दूंगा। तो ऐसे ही आप लोगों को एक आग को याद रखना है और समझते हुए आप लोगों को चलना है। ऐसे ही आप लोग का जो तरीका है सॉल्व करने का ना वो होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्लियर तरीके से आप लोगों को बताऊं ना, तो सबसे पहला आदर्शवाद जो दिया है वो प्लेटो हो जाएगा। दूसरा आप लोग का प्रयोजनावाद जो है ना वो आप लोग का जॉन डीवी ने दिया है। तीसरा जो प्रकृतिवाद है ना वो आप लोग का रूसो ने दिया है। और चौथा जो यथार्थवाद है वो आप लोग का जॉन लॉक ने दिया है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो इसका मैं तो पीडीएफ पूरा आप लोगों को सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है सारा का पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला को देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट में दिया है, जो सिद्धांत दिया है उसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी पेशी अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले बताइए। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में इसका विस्तार पूर्वक बताया था, आप लोगों से पेन और कॉपी लेकर के नोट करने के लिए भी बोला था। इसका जो अवस्था है उसको बताया था, बल्कि इसका जो क्षण है उसको भी बताया था कि कौन से कहाँ तक की इसकी अवस्था लिया गया है, इसको भी बताया था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मैंने। तो क्या इसका आंसर होगा दोबारा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ना इसको ना क्रम अनुसार जमाते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला मैंने आप लोग को बताया था थ्योरी में भी ना, सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था है वो आ जाएगा पहला में आप लोगों का। इसका जो एज जो बांटा है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की इसका जो एज है वो बांटा है। दूसरा में क्या आएगा? दूसरा में आप लोगों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दिया है वो आप लोग का दूसरा में आ जाएगा। और इसका जो एज है वो मैंने बताया था कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की जो एज है इसमें बांटा है। तीसरा जो आएगा वो आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, ये होगा वो तीसरा में आ जाएगा। और इसका जो एज है वो 7 से 11 वर्ष तक की मैंने आप लोग को बताया था ना। और उसके अलावा जो चौथा लास्ट में आएगा ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगा, ये आप लोग का चौथा अवस्था है। और इसका जो एज है वो 11 से अधिक या 11 से 18 वर्ष तक की आप लोग मान सकते हो। तो ये जो पियाजे है ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है ना, उसमें जो अवस्थाओं को अलग अलग एज में बांटा है वो यही है। ऐसी सीक्वेंस आप लोगों को कूट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होगा ऐसे प्रश्न, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के सिलेबस में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, रुचि जन्मजात होती है। ऑप्शन बी, रुचि सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन सी, रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है। या ऑप्शन डी, रुचि मानसिक स्थिति को प्रकट करती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसे पूछा गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है, ये आप लोग का गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो थोड़ा सा ये बताओ आप लोग, रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि का मतलब आप लोग का इंटरेस्ट होता है, जिसमें आप लोग रुचि रखते हो उसको करने में आप लोग को ज़्यादा मज़ा आता है ना। मान लो आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, आप लोग को शिक्षक बनने का रुचि है ना, तभी ना आप लोग ये कोर्स को करना चाहते हो, इसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये आप लोग की रुचि होगा ना। तो इसमें क्या होगा? रुचि जो होता है वो आप लोग को एक्टिव करता है ना, सक्रिय रखने में करता है ना। जबकि इसमें बोला गया है निष्क्रियता निर्मित करता है, बोला है आप लोग का जो असत्य है वो बोला गया है। निष्क्रियता मतलब निगेटिव पॉइंट्स आप लोग का बोला गया है, और सत्य नहीं है बोला गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, रुचि निष्क्रियता निर्मित करता है, ये सत्य नहीं है, गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। नीचे लिखे कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनें। पहला, सबसे पहला कथन दिया है उसको पढ़ो। लिंग एक सामाजिक व्याख्या है। दूसरा कथन को पढ़ो, ईश्वर करे तुम 100 पुत्रों की मां बनो। ऑप्शन ए, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है। ऑप्शन सी, कथन 1 व कथन 2 में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, कथन 1 व कथन 2 दोनों असत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहले आप गेस करके बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला कथन 1 को पढ़ो। लिंग एक सामाजिक व्याख्या है, तो लिंग एक सामाजिक व्याख्या, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कथन को देखो, ईश्वर करे तुम 100 पुत्रों की माँ बनो। तो एक जो है ना वो सामाजिक व्याख्या, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं ना जी, इस प्रकार से है ना। तो ध्यान से पढ़ो ना आप लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़ो। एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका होता है। ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन बी, राजशाही। ऑप्शन सी, समूह आधारित। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका होता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ गया कि सर ये किस नेतृत्वकर्ता की बात किया गया है। तो आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हो? आप लोग शिक्षक की ना तैयारी कर रहे हो? जी हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका क्या होगा? आपका जो नेतृत्वकर्ता होंगे आप ना, तो उसका क्या तरीका होगा? आप प्रजातांत्रिक रूप से ही ना बच्चों को पढ़ाओगे। जी हैं, जो स्कूल में प्रजातांत्रिक का
माहौल है वही ना आप लोग तैयार करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक करेक्ट हो जाएगा। राजशाही नहीं होगा, समूह आधारित भी नहीं होगा और उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए बच्चे को बिना टोक प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन सी उसके प्रयोगों के समर्थन, या ऑप्शन डी भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहा है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है बोला है, मतलब नेगेटिव पूछा गया है। और अगर नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव आप लोग आंसर भी ना लोगे। जी हाँ, ऑप्शन बी को पढ़ो। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी जो मदर टंग जो भाषा है बच्चों की ना उसको प्रयोग करने से विद्यालय में अमान्य अगर करोगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट्स ना होगा। जी हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। सही जोड़ी चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को आपस में आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो। दृष्टव्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम। तीसरा, अधिगम में संवेग और भावनाओं की भूमिका। चौथा, सामाजिक कार्यकलाप से सीखना। उसके अलावा ए को देखो सामाजिक, बी को देखो मानवतावादी, सी संज्ञानात्मक और डी देखो व्यवहारवादी। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए बोला गया है। तो सबसे पहला क्या आएगा, आपका जो पहला इसमें दिया है ना दृष्टव्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, तो वो आप लोग का पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये जो दिया है ना व्यवहारवादी वो हो जाएगा। दूसरा को देखो विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम, तो विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में जो अधिगम है ना वो सी आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा देखो अधिगम में संवेग और भावनाओं की भूमिका, तो अधिगम में जो संवेग और भावनाओं की जो भूमिका है वो मानवतावादी हो जाएगा। और लास्ट में जो दिया है ना सामाजिक कार्यकलाप से सीखना, तो ये आप लोग का सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक इसमें भी लिखा है और सामाजिक इसमें भी लिखा है, तो एक प्रकार से आप लोग ऐसे भी प्रक्रिया को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। मुझे पता है कि अनेक लोग होंगे ना उसको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा और इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ना ध्यान से सॉल्व करते हुए चलना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन 1 और कारण आर, इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनाव करें। चलिए सबसे पहला ना अभिकथन 1 को पढ़ो। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। कारण आर को पढ़ो। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं किया जा सकती। चलिए ऑप्शन ए को पढ़ो। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर और अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी को पढ़ो। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही नहीं है, या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, दोबारा पढ़ लीजिए लेकिन सही आंसर लेने की कोशिश कीजिए। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि अगर इस प्रकार से कूट आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा ना अभिकथन और कारण वाली बात ना, तो सबसे पहले आप लोग अभिकथन ए को पढ़ना और कारण आर को पढ़ना। अगर आप लोग को लगे कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है, ठीक है, उसके आगे के वाक्य को कहता है ना, तो आप बिना
देखें ना आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मार लेना, क्योंकि ना इस प्रकार के प्रश्न में ना 70% जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए को ही लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जो क्वेश्चन देखोगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। और अभिकथन ए को थोड़ा सा पढ़ो। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा, जिससे वे विद्यार्थी के प्रगति का निरंतर आकलन कर सके, तो ये तो करेक्ट ही रहेगा। कारण आर को देखो, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं किया जा सकता। तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो ये कारण आर कहता है कि आप केवल जो बच्चों को एक पक्ष को मतलब सिर्फ आकलन करके उसके प्रगति के बारे में जान पाओगे क्या? एक पक्ष को आकलन करने पर थोड़ी ना सभी चीज़ के आकलन का मिल जाएगा जी। मतलब जो बालक की चहुमुखी विकास का जो सूचनाएं हैं वो आप लोग को पता चलेगा क्या? नहीं ना पता चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग का बच्चों का मूल्यांकन करना है तो चहुमुखी विकास को भी आकलन करना पड़ेगा, केवल एक पक्ष को करने से नहीं ना मिलेगा। ये जो कारण आर है ना अभिकथन ए से रिलेट करता है, मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है ऑप्शन ए शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, ऑप्शन बी विषय की कठिनाई स्तर पर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की योग्यता पर, या ऑप्शन डी कक्षा अंतःक्रिया पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कक्षा अंतःक्रिया पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, तो कक्षा कक्ष में जो संचार है ना मतलब शिक्षक का जो वार्तालाप है और जो बच्चों का जो स्टूडेंट का जो वार्तालाप है मतलब बात करना है ना उसे अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से एक शिक्षक ना पढ़ाता है ना, शिक्षक पढ़ाने का जो मौका मिलता है उतना ही मौका ना बच्चों को उसके प्रश्नों को उसके जो अंदर जो प्रश्न आ रही है ना उसको भी पूछने का मौका दिया जाए, तो ये कक्षा कक्ष की अंतःक्रिया पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, ऑप्शन ए अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या ऑप्शन डी शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारंपरिक संबंध। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी गरीबी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक जो दर का जो कारण है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो गरीबी है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, सबसे पहला जो आवश्यकता होता है एक जीवन यापन करने के लिए वो रोटी कपड़ा और मकान होता है, और इसकी पूर्ति के लिए जो ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं ना उसके माता पिता भी बच्चों को अपने काम करने के लिए, या जो छोटे बच्चे होते हैं ना और जो बड़े बच्चे होते हैं उसको उनकी देखभाल करने के लिए घर पर ही छोड़ देते हैं। उनको शिक्षा से ज़्यादा प्राथमिक होता है कि उनको जो रोजी रोटी है मतलब जो खाने पीने का प्रबंधन है उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र में ना विद्यालय छोड़ने का जो एक बड़ा कारण जो होता है ना वो गरीबी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी गरीबी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए मानवीय साधनों पर, ऑप्शन बी वन साधनों पर, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ साधनों पर, या ऑप्शन डी भौतिक साधनों पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए मानवीय साधनों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्र का विकास किन पर निर्भर करता है बोला है, तो जो एक राष्ट्र का जो विकास है वो मानवीय संसाधनों पर ना निर्भर करता है। जी हाँ, मानव रहेगा तभी ना ये जो खनिज पदार्थ है उसका मोल होगा, जो वन संसाधन है उसका मोल होगा, जो भौतिक संसाधन है उसका मोल होगा। मानवीय संसाधनों पर राष्ट्र का जो विकास है वो पूरी तरह से निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए। सफल नेतृत्व होता है ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी राजतांत्रिक, ऑप्शन सी समूह आधारित, या ऑप्शन डी राजशाही। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये तो सरल है आप लोगों के लिए।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक करेक्ट हो जाएगा। सफल नेतृत्व जो होता है वो प्रजातांत्रिक ही जो रहता है ना वो सफल रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रजातांत्रिक में ना जो एक शिक्षक होता है वो संपूर्ण तरीके से पढ़ाता है, और ये एक जो बालक होता है ना वो भी अपने मन में जो डाउट रहता है, जो प्रश्न रहता है, उसे भी वो बिना डरे जो एक शिक्षक है उससे पूछ सकता है। और ये जो माहौल है वो कहलाता है आप लोग का प्रजातांत्रिक, जिसमें दोनों की बराबर भागीदारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखे जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? ऑप्शन ए संवेदी, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी मौखिक या ऑप्शन डी भेदभाव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अनुभूति जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक संवेदी अंग द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा संबंधित है। अब ये प्राथमिक संवेदी जो अंग होता है वो क्या होता है बता दूं सबसे पहले आप लोग को। प्राथमिक संवेदी अंग जो होता है उसका कहने का मतलब है आप लोगों का आँख, आप लोगों का नाक, आप लोग का मुँह, आप लोग का जो कान है वो, और आप लोग का जो हाथ जो त्वचा है ना उसके द्वारा आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो संवेदी अंग संवेदी तरीके से आप लोग अनुभव करते हो ना, फील करते हो ना उस चीज़ को, किसी चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को देखते हो, किसी चीज़ को महसूस करते हो, तो वह क्या होता है अनुभूति ही ना द्वारा से आप लोग सीखते हो। जी हाँ, शिक्षा जो संबंध है वो अनुभूति ही ना द्वारा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम, ऑप्शन बी समानता का नियम, ऑप्शन सी निकटता का नियम या ऑप्शन डी सामान्य भाग्य का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अवधारणात्मक संगठन गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है ना वो कौन सा नियम बताता है बोला है। तो सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो ए है ना पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ ना सरल तरीके से, तो इसमें ये कहता है कि किसी प्रकार का अगर आप लोगों को चित्र दिया जाता है आधा अधूरा ना, तो आप लोग अपने जो कॉन्सेप्ट जो माइंड है ना उसके आधार पर जान लेते हो, समझ लेते हो कि ये जो आधा अधूरा चित्र है उसको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। मान लो आप लोगों का इस प्रकार की एक चित्र दे देता हूँ और आधा ऐसे करके छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ूंगा तो आप लोग क्या समझोगे, आप लोग के माइंड में ये आ गया ना कि जी कि ये इस प्रकार से ऐसा करके ये स्टार बनाया जाएगा, ऐसा आप लोगों के माइंड में आया ना। ये जो ना पूर्ति का नियम, क्लोजर का जो नियम है ना वो यही कहता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का एक सांकेतिक जो चित्र दिया जाता है, लापता जो चित्र दिया जाता है आधा अधूरा, तो आप लोग का माइंड उसमें काम करता है सक्रिय रूप से, और वो जो ना आधा अधूरा चित्र है उसे पूर्ण करता है अपने अनुभव और जानकारी के माध्यम से। अगर मैं आप लोग को इस प्रकार के ऐसा करके चित्र दे करके छोड़ दूं तो आप लोग क्या समझोगे, ये जो आधा बीच में छोड़ा है ना इसको इस प्रकार से फील कर दिया जाएगा और ये एक सर्कल होगा, ऐसा आप लोग का माइंड कैप्चर करेगा ना। तो ये जो नियम है ना वो पूर्ति का नियम, क्लोजर का नियम कहलाता है, ठीक है, और इसी को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्लोजर का नियम है आप लोग को समझ में आया ना। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और आप लोगों को सरल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी आवेदन, ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण या ऑप्शन डी समझ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। तो जो संज्ञानात्मक डोमेन से जो संबंधित नहीं है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी योग्यता या ऑप्शन डी मूल्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी योग्यता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। कौशल प्राप्त करने का मतलब ये कि आपके अंदर में किसी प्रकार की अगर कौशल है तो उसको बाहर निकालने के लिए, अंतर्निहित करने के लिए आपकी क्षमता क्या होगी? तो जो आप लोगों का जो क्षमता होगा, जो योग्यता होगा वो ही ना बाहर निकलेगा। जी हाँ, जो आपके अंदर जो कौशल होगा वो, तो वो एक योग्यता ही ना कहलाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी योग्यता आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी सामान्य केंद्रित, ऑप्शन सी छात्र केंद्रित या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। ये प्रश्न तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी छात्र केंद्रित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा कक्ष जो संप्रेषण है, जो बातचीत है, जो वार्तालाप है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। और अभी का जो हम लोग का एनईपी जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो यही कहता है कि जो कक्षा कक्ष का जो वातावरण है ना वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब छात्र जो चाहता है उस प्रकार से होना चाहिए जो शिक्षण व्यवस्था है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चों को खाली स्थान मानते हैं। ऑप्शन ए एक खाली स्लेट, ऑप्शन बी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी या ऑप्शन डी लघु वयस्क। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चों को क्या मानते हैं? जो सामाजिक संरचनावादी जो सिद्धांतकार है वो बच्चों को मानते हैं कि ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी है, ये मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, ऑप्शन बी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है बोला है, मतलब जो गलत है वो पूछा है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे? व्यक्ति के विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित है। तो जो एक व्यक्ति का विकास है केवल वातावरण कारकों पर आधारित होता है क्या? ये गलत हो जाएगा। वातावरण के साथ साथ वंशानुक्रम आएगा, तो हेरिडिटी है वो भी आ जाएगा। हेरिडिटी और वंशानुक्रम एक ही होता है, ठीक है। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों आ जाएगा, साथ ही उसका खान पान आ जाएगा, रहन सहन आ जाएगा, आसपास का जो सामाजिक जो वातावरण है वो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केवल जो वातावरण कारक है ना वो इसका कारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को और भी पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो वैज्ञानिक चिंतन जो करना शुरू करते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए अहम केंद्रित विचार, ऑप्शन बी वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता, या ऑप्शन डी अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रित विचार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 27 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है बोला है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को जो दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रित विचार। मतलब अहम केंद्रित विचार कहने का मतलब ये है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। ऐसा जब बच्चे सोचते हैं ना कि जो भी कार्य है मैं ही केवल कर सकता हूँ, इस प्रकार से जब सोचता है बालक ना, तो वो अहम केंद्रित विचार कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को और भी पढ़ते हुए चलते हैं। केवल 30 प्रश्न हम लोगों के पास है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक 28 को पढ़िएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को नैतिकता एवं मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए, या ऑप्शन डी बच्चों को व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप अपने अनुसार। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को बच्चों को नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो जो एक शिक्षक है ना उसमें बच्चों की नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए ना तो कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर आप नैतिक मुद्दों पर बच्चों से चर्चा करोगे ना तो बच्चा अच्छे से समझेगा कि हाँ नैतिकता क्या होता है, उसका नैतिक मूल्य क्या है। तो ये सारा चीज़ बच्चे समझेंगे अगर चर्चा करोगे एक शिक्षक के रूप में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है कथन है। ऑप्शन ए क्रो एंड ब्रून्स का, ऑप्शन बी डेव हल का, ऑप्शन सी डी हॉर्न का, या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये जो कथन है ना क्रो एंड क्रो ने कहा था, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी शोरगुल से भरा, ऑप्शन सी अनुशासन से पूर्ण, या ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये प्रश्न तो आप लोगों के लिए इजी है एकदम। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मित्रतापूर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए ना वो आप लोग का मित्रतापूर्ण होना चाहिए। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर एक कक्ष मित्रतापूर्ण होगा ना तब जो बच्चा रहेगा वो बेझिझक बिना संकोच के ना एक जो शिक्षक है उससे अपने मन की जो बात है वो कह पाएगा, अपने अंदर जो प्रश्न है वो कह पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना मित्रतापूर्ण वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास को यही पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, और प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ना आप लोग प्रॉपर टाइम पे अपना क्लास को देख पाओ। ठीक है, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।